हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल, जहां पर हम आप लोगों को जो है दोस्तों एक बेहद ही उम्दा सेशन चला रहे हैं। और उस उम्दा सेशन के माध्यम से हम आपको जो है दोस्तों पूरा का पूरा प्राचीन भारत एकदम प्रैक्टिस सेशन कराए हैं। दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता से लेकर के हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, फिर उसके बाद जो है दोस्तों 16 महाजनपद, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जो है दोस्तों जो सातवाहन साम्राज्य होता है उसे हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर साम्राज्य, फिर उसके बाद जो है दोस्तों हम आपको अरब इन्विजन इन इंडिया यानी बताने का प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, नहीं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में चर्चा किया। फिर उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो अभी कासिम का इन्विजन भी हम देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से एक बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के मध्य कराने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा इस प्रैक्टिस सेशन में यह पहला प्रश्न है। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में भी आपको पता है दोस्तों, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश यानी इंडियन डायनेस्टी बिफोर द इन्विजन ऑफ तुर्कीज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए व्याख्या देखिए। कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ शब्द हैं और उसका विवरण है। यानी भारतीय तुर्कों के आक्रमण से पूर्व जो भारत के क्षेत्रीय राजपूत थे, चाहे चालुक्य थे, चाहे पल्लव थे, चाहे दोस्तों चालुक्य थे, चाहे पल्लव थे, चाहे आप बात करें सातवाहन थे, तो इनके द्वारा कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज किया जाता है। शब्द उसके निहित अर्थ क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि शब्द है, विवरण है, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है या है। आपको बताना है कि तीनों युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा था एरीपति। एरीपत्तिक मतलब क्या होता था? वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यानी एरीपत्ति शब्द का अर्थ होता था कि एक प्रकार का जो है दोस्तों राजस्व होता था, कर होता था, जो ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए लिया जाता था। तो पहला वाला सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है तनियूर। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम होते थे। ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला जो मिलान है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है घटिका। घटिका मतलब प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे। मंदिर होता था, मंदिर के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे। ठीक है दोस्तों, उसे घटिका कहा जाता था। तो पहला और तीसरा ये भी सही सुमेलित है। तो पहला और तीसरा सही सुमेलित है, सही मिलान है। तो पहला और तीसरा किसमें है? पहला और तीसरा है दोस्तों किसमें? पहला और तीसरा डी में है। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में शब्द और शब्द के जो निहित अर्थ थे उसका मतलब क्या था। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहा था एरीपत्ती भूमि मुख्यतः जलाशय भूमि थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। चोल काल में तनियूर एक बड़ा गांव था। यानी चोल काल में तनियूर एक बड़ा गांव था जो चोल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग था। यह गांव एक स्वशासित इकाई था। अनेक गांव मिलकर एक कुर्रम का निर्माण करते थे। तनियूर एक बड़ा गांव था। यह इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कुर्रम का निर्माण करने में सक्षम था। घटिका मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान होता था। ये भी जानते रहिए। तो जो शब्द थे, जो अर्थ थे, जो गलत था, जो सही था, उन सारी चीजों को हमने आपको व्याख्या करके अच्छे से बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं। तब चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा जाता है। ठीक है, पूरा व्याख्या आपको देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सातवीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवीं सदी मतलब 601, 602, 607, 610, 634, 640, 675, 685, 690, 691। सातवीं सदी का मतलब यह है दोस्तों। ठीक है, सातवीं सदी में दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यहाँ कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्य का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि क्या दक्षिण भारत में कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ था, ये पूछ रहा है।
तो पहला वाला तो सही है दोस्तों, दक्षिण भारत में ही थे ये सभी, कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य, ये प्रमुख राज्य दक्षिण में ही थे। और दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण, कह रहा दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा था। कह रहा दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण में यानी 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में इन टाइम पीरियड में कह रहा व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा था। दूसरा भी सही है दोस्तों, हाँ नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा था। ठीक है दोस्तों, नगर समृद्ध थे, स्वावलंब थे। और तीसरा कह रहा इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान भी शामिल था। इस काल के प्रमुख लक्षणों में यानी जो भी लक्षण थे उनमें एक यह लक्षण भी था कि ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान भी शामिल था। तो सी ये वाला जो है दोस्तों क्या कर रहे हैं, ओहो माफ करिएगा दोस्तों, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है दोस्तों। नगरों का जो है ऐश्वर्य नहीं बढ़ा था बल्कि और नगरों का ऐश्वर्य घटा था। तीसरा कह रहा है ये वाला जो सही है, ब्राह्मणों को भूमि मिला था। ठीक है दोस्तों, तो पहला और तीसरा तीनों इसमें भी पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा किसमें, इसमें सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए चीज जो है दोस्तों, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि प्रश्न गलत था तो क्यों गलत था और कैसे गलत था। जैसे कह रहा दक्षिण भारत में 7वीं सदी के आरंभ में कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरा के पांड्य जैसे 3 प्रमुख राज्यों का उदय हुआ, अतः कथन पहला सही है। पहला कथन क्यों सही है वह बता भी रहा है कि पहला कथन क्यों सही है। ठीक है दोस्तों, तो कह भी रहा है कि दक्षिण भारत में 7वीं सदी के आरंभ में कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरा के पांड्य जैसे 3 प्रमुख राज्यों का उदय हुआ था, अतः कथन पहला सही है। अब आइए क्वेश्चन कथन दूसरा देखते हैं। दूसरा कैसे सही है और क्यों नहीं, दूसरा कैसे गलत है और क्यों गलत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 से 750 ईस्वी तक में था, ये तो सही है। 300 से 750 ईस्वी तक था, ये तो सही है। कह रहा है कि दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण में व्यापार, नगर और मुद्रा तीनों का ह्रास हुआ था, यानी व्यापार का ह्रास हुआ, नगर का ह्रास हुआ और मुद्रा तीनों का ह्रास हुआ। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक विस्तार हुआ, अतः कथन दूसरा गलत है। दूसरा क्या कह रहा था कि नगर, व्यापार और जो है दोस्तों मुद्रा में विकास हुआ था, नहीं विकास नहीं हुआ था। इस नगर, मुद्रा और जो है व्यापार में ह्रास हुआ था, जो है दोस्तों बढ़ोतरी नहीं हुआ था, कृषि का विस्तार हुआ था, इसलिए दूसरा कथन गलत था। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा क्या था, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में दिखाई देता है। इस काल में भूमि अनुदानों से यह सिद्ध होता है कि अनेक नए क्षेत्रों का उपभोग खेती और आवास के लिए किया गया, अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और पूरी व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 कह रहा कि 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आपको बताना है 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है दोस्तों, जो असत्य है वही आपको बताना है, यहाँ पर सत्य कथन नहीं बताना है। ठीक है, जैसे कह रहा है यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में 7वीं सदी में कह रहा कि यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ, पहला वाला तो सही है। और शिव और विष्णु के प्रस्तर यानी पत्थर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ, दूसरा भी सही है, शिव और विष्णु के। तीसरा क्या कह रहा है, 5वीं सदी में यहाँ प्राकृतिक राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृतिक में ही जारी होते थे, तीसरा गलत है। ठीक है, और असत्य ही पूछा था और यही आपका आंसर भी होगा, सी वाला। डी वाला क्या कह रहा है, वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था, ये भी सही है। वाकाटकों का राज्य, वाकाटक वंश जो एक पढ़ते हैं दोस्तों, पूछ रहा है कि उसका राज्य जो है महाराष्ट्र और विदर्भ में था, तो यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है, कह रहा है दक्षिण भारत के राज्यों में सन 400 ईस्वी से संस्कृत राजभाषा हो गई थी। कह रहा है दक्षिण भारत के राज्यों में सन 400 ईस्वी से संस्कृत राजभाषा हो गई थी। संस्कृत राजभाषा दक्षिण में 400 ईस्वी से हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप जानिए
राजभाषा हो गई थी और अधिकांश शासन पत्र सनद संस्कृत में मिले हैं। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व दूसरी सदी और ईसा की तीसरी सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। यानी जो प्राकृतिक भाषा की बात कर रहा दोस्तों, वह जो है ईसा पूर्व दूसरी सदी और ईसा की तीसरी सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। तमिलनाडु के ब्राह्मी अभिलेख में भी प्राकृतिक भाषा के शब्द हैं। अतः कथन सी वाला सत्य है। ठीक है दोस्तों, जो सी वाला बता रहा था। ठीक है, अब आइए और क्या करा, यहाँ लगभग 300 से 750 के मध्य ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। बौद्ध और जैन धर्म जो तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में फैले थे, उनमें जैन धर्म सिमट कर कर्नाटक में ही रह गया। यहाँ राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों के साक्ष्य मिले हैं। अतः कथन ये सत्य है। और तमिलनाडु में पल्लव और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन काल में शिव और विष्णु के प्रस्तरे यानी पत्थरों के मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। अतः कथन बी वाला भी सत्य था। और क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने का उदय हुआ। अतः कथन डी वाला भी सत्य था। तो थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ में भी बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सातवाहन के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यानी सातवाहन वंश के पतन के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और विचार करके आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है, यानी दोनों में से बताना कि कौन कौन से कथन सही है। कह रहा पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। गलत है दोस्तों, ये वाला गलत है। पश्चिमी दक्कन में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। गलत है। और प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की, ये भी गलत है। पूर्वी भाग में नहीं दोस्तों, कह रहे हैं प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की, यह भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहला और दूसरा जब दोनों गलत हैं दोस्तों, तो आप समझिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अनुमान लगा लिए होंगे, न तो पहला न तो दूसरा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, जहां पर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, न तो पहला न तो दूसरा वाली। तो आप सभी लोग जानते हैं जहां पर इस तरीके के कंडीशंस आ जाते हैं वहां पर ऑप्शन होता है डी। ठीक है दोस्तों, वहां पर ऑप्शंस होते हैं डी। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वहां पर ऑप्शंस होते हैं डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि 6ठी सदी में पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों ने अपना राज्य स्थापित किया। यानी दक्कन के पश्चिमी भाग में चालुक्यों ने अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, और वातापी को राजधानी बनाया था। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कह रहा है प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों का अवशेष पर इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ और इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पल्लव आ गए और उन्होंने अपनी राजधानी कांची आधुनिक कांचीपुरम में बनाई। उल्लेखनीय है कि पल्लव का अर्थ है लता, चूंकि यह शब्द टोंडाई का रूपांतरण है जो लता का ही पर्यायवाची है। पल्लवों ने टोंडाइक नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की। अतः कथन दूसरा सही नहीं था। तो हमने आपको भी बताया पहला क्यों नहीं सही था और दूसरा क्यों नहीं सही था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखने का प्रयास करते हैं। तब चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से कंठस्थतः क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। कह रहा है इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राजवंश की स्थापना कह रहा है इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, पहला वाला सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था, यह भी सही है भाई। यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था कदम राजवंश, जिसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा कह रहा है इसकी राजधानी कोलार थी, ये गलत है दोस्तों। इसकी राजधानी जो है दोस्तों कोलार नहीं थी। ठीक है, अब आइए, तो पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा किसमें, ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। जब मयूर शर्मन
पढ़ने के लिए कांची आए तो पल्लवों द्वारा यहाँ से अपमानित कर निकाल दिया गया। उसने पल्लवों से अपने अपमान का बदला युद्ध करके लिया, परंतु वह पल्लवों से हार गया। फिर भी पल्लवों ने मयूर शर्मन को राज चिन्ह देकर कदम्बों की राज सत्ता को मान्यता दी। कदम्ब लोग मानव गोत्री ब्राह्मण थे जो अपने को हरिति पुत्र कहते थे, अतः कथन एक सही है। और कदम्बों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की, अतः कथन दूसरा भी सही है। मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी कर्नाटक उत्तरी केनरा जिले के वैजयंती या बनवासी में बनाई थी, अतः कथन तीसरा गलत था। वैजयंती या बनवासी में बनाई थी, जबकि कह रहा था कि उसने अपनी जो राजधानी कोलार बनाई थी, कर्नाटक के कोलार, वो गलत था दोस्तों। वैजयंती या बनवासी में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तब चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से स्पष्टतः क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी। कदम, चालुक्य, पल्लव और गंग। तो वो थे दोस्तों गंग। अब आइए व्याख्या देखिए, तब चीजें अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। कह रहा पल्लवों के समकालीन दक्षिणी कर्नाटक में गंग राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की कि उनका राज्य पूरब में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच था। उनकी सबसे पहले राजधानी कोलार थी। यानी पल्लवों के समकालीन दक्षिण कर्नाटक गंग राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की, उनका राज्य पूरब में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच थी। उनकी सबसे पहली राजधानी कोलार थी। ठीक है दोस्तों, अब समझिए जो बाद में तलकाड हो गई। उल्लेखनीय है कि गंग राजाओं ने भूमि अनुदान का लाभ अधिकतर जैनों को ही दिया, अतः विकल्प सी सही है। तो हमने आपको सी बताया क्यों था। यही जो गंग राजवंश था इसकी राजधानी कोलार थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से स्पष्टतः क्लियर होती चली जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताइए कि कौन कौन से कथन सही। कह रहा है एहोल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये वाला तो सही है, पहला वाला एहोल अभिलेख जिसे लिखा है रवि कीर्ति ने। ठीक है दोस्तों, उनसे जो है यह जानकारी मिलती है। दूसरा कह रहा है उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है उसने पल्लवों को हराकर वेंगी प्रांत जीता था, यह भी सही है। तो पहला दूसरा तीनों सही है। तीनों किस में है, डी में है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। जैसे एहोल अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण है, अतः कथन एक सही है। रवि कीर्ति उसका दरबारी कवि था, जिसने एहोल प्रशस्ति की रचना की। इसमें मुख्य रूप से पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, अतः कथन दूसरा भी सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी के दोआब, जो व्यंगी नाम से प्रसिद्ध था, पल्लवों से जीत लिया था। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो व्यंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगे, अतः कथन तीसरा सही है। तो तीनों कथन कैसे सही थे हमने आपको वो भी बताने का प्रयास किया। पूरा क्लास अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी दोस्तों, याद हो जाएंगी। कंठस्थ की बातें छोड़ दीजिए, आपको क्लासेस से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया था। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, तो सही है और दूसरा गलत है। तो पहला केवल पहला सही है। पहला किसमें, ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन और चालुक्य राजा पुलकेशिन के संघर्ष के मध्य 642 ईस्वी के आसपास पल्लव राजा ने पुलकेशिन को
पराजित कर वातापी पर अधिकार करते हुए वातापी कोंड अर्थात पराजित कर वातापी पर अधिकार करते हुए वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की, अतः कथन पहला वाला सही है। पहला वाला क्यों सही हमने आपको बताया। और कह रहा 8वीं सदी के पूर्वार्ध में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार पराजित कर लगभग 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह समाप्त किया, परंतु चालुक्यों को 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। ये देखिए आपस में ही युद्धरत संघर्ष चल रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहे हैं 8वीं सदी के पूर्वार्ध में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार पराजित कर लगभग 740 ईस्वी पल्लवों को पूरी तरह समाप्त किया, परंतु चालुक्यों को 757 ईस्वी में राष्ट्रकूट ने समाप्त कर दिया, अतः कथन दूसरा सही है। तो पूर्व मध्यकाल का एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व जो भारत के राजवंश है वो आपस में किस प्रकार से युद्धरत होते हैं, और उनके इसी युद्धरत का फायदा जो है मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी उठाते हैं, जो एक के बाद एक बैक टू बैक जो है अटैक भारत में करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखने का प्रयास करते हैं, तो चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से स्पष्टता क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियरिटी आपके मन में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियरिटी आपके मन में रहनी चाहिए। जैसे कह रहा है कि 6ठी से 8वीं सदी के बीच, 6ठी से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है, आपको बताना कि कौन कौन से सही हैं। जैसे कह रहा है विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए, ये तो सही है। और पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण किया, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये वाला गलत है, तीसरा गलत है। पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना नहीं किया था। तो पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा किस में है आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप सभी लोग जानते हैं, पहला और दूसरा सही था, तो पहला दूसरा किस में है, बी में है, तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहा दक्षिण भारत के यज्ञानुष्ठानों के अलावा ब्रह्मा शिव और शिव की पूजा लोकप्रिय हो गई थी, विष्णु और शिव की पूजा पहले से ज्यादा होने लगी, अतः कथन पहला वाला सही है, विष्णु और शिव की पूजा पहले से ज्यादा होने लगी। और कह रहा है पल्लव राजाओं ने 7वीं और 8वीं सदी में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत से प्रस्तर मंदिर बनवाए, इसमें सबसे प्रसिद्ध महाबलीपुरम के 7 रथ वाला मंदिर है, अतः कथन दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है 7वीं सदी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना किया था, अतः कथन तीसरा गलत है, क्योंकि तीसरा कह रहा था कि पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की। था पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना नहीं किया था दोस्तों। 7वीं सदी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना किया था। तो किसने किया था, नरसिंह वर्मन पल्लव शासक था, इसने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना किया था, ये जानते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धीरे चल रहे हैं लेकिन एनालिटिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। कह रहा है किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था। पाल, प्रतिहार, चालुक्य और राष्ट्रकूट, आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रकूट ने जो है दोस्तों आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, और राष्ट्रकूटों की देन थी जो है दोस्तों मुसलमान भी बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में बसे थे। ठीक है दोस्तों, जैसे व्याख्या देखिए 8वीं से 10वीं सदी के बीच भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी पाल कहाँ थे, पूर्वी भारत यानी बंगाल वाला क्षेत्र, प्रतिहार कहाँ थे, पश्चिमी भारत और उत्तरी गंगा घाटी। ठीक है, पश्चिमी भारत मतलब जैसे राजस्थान महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, उत्तरी महाराष्ट्र राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, और उत्तरी गंगा घाटी यानी हरियाणा और जो है दोस्तों हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, ये
और राष्ट्रकूटों दक्कन ने शासन किया। उपरोक्त तीनों में सबसे दीर्घायु राष्ट्रकूट साम्राज्य था, जिसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अतः कथन सी सही है। तो हमने आपको ये भी बताया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जिंदगी कब पड़ाव ले ले, कब ठहराव ले ले, कोई नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, जैसे कहिए, जैसे देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। धर्मपाल ने नहीं, देवपाल ने नहीं, रामपाल ने नहीं, गोपाल ने किया था। सब में लास्ट में पाल लगा है, लेकिन गोपाल, गोपाल मतलब आप याद कर लीजिए कृष्ण भगवान। पाल वंश की स्थापना कृष्ण भगवान, गोपाल, कृष्ण भगवान को गोपाल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। धर्मपाल को खालिमपुर लेख में उल्लेख मिलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए जनता द्वारा गोपाल को राजा चुना गया था। कह रहे हैं कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए जनता द्वारा गोपाल को राजा चुना गया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखने का प्रयास करते हैं। बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन उम्दा क्लास आप लोगों के मध्यम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए भाई। धर्मपाल को ध्रुव यानी राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, धर्मपाल को ध्रुव राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया। और दूसरा कह ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। यानी पहले तो ध्रुव धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया और ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। यहाँ पर जो है दोस्तों, ध्रुव के बारे में पूछा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। व्याख्या देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। जैसे 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया। इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुका था, यानी शक्तिशाली शासक था ध्रुव। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछेगा कि ध्रुव किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का था। जो उसने धर्मपाल को हराया था, तो जो है दोस्तों, धर्मपाल किस वंश का शासक था? तो पाल वंश का शासक था। ठीक है, तो ध्रुव ने प्रतिहारों को भी हराया था। हाँ, ध्रुव ने प्रतिहारों को भी हराया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक टू एक एंड बैक टू बैक प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके मध्य लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? तो वो है पाल। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा? यहाँ पर राज्य न होकर के अगर वंश भी दे देगा दोस्तों, किस वंश को रुहमा कहा है? तो पाल वंश को। ठीक है, 8वीं सदी के मध्य से लेकर लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में पाल शासकों का वर्चस्व रहा। उसी काल में अरब व्यापारी सुलेमान ने भारत की यात्रा की। उसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, किसने कहा? पाल वंश पूर्वी साम्राज्य का, पूर्वी भारत का एक साम्राज्य था, राज्य था। ठीक है, उसी को रुहमा कहा था, पाल वंश को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है, संतरक्षित और दीपांकर कौन थे? अतिश या दीपांकर को अतिश कहा जाता है। कह रहा है, संतरक्षित और दीपांकर कौन थे? बौद्ध विद्वान थे, जैन विद्वान थे, इनमें से कोई नहीं, या हिंदू विद्वान थे? तो बौद्ध विद्वान थे। संतरक्षित और दीपांकर बौद्ध विद्वान थे। व्याख्या देखिए, पाल वंश से है। पाल शासकों के तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। संतरक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार किया था। ये भी जानते रहिए दोस्तों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पूरी व्याख्या के साथ देखें दोस्तों, प्रश्न में मजा आ जाएगा। जैसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। यानी जौन जौन सही ना बा वह बतावे खो आपके। कह रहा है, पालों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। पहला वाला तो सही है। और देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में
बिहार बनाने की अनुमति दी। देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी। ये भी सही है। ये इंडोनेशिया का शासक था। ठीक है दोस्तों। देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। गलत है। देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किया था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। केवल तीसरा गलत है तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है तो तीसरा सही नहीं। तीसरा किसमें? डी में है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि पालों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफी लाभदायक था, इससे साम्राज्य में संपन्नता आई, अतः दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, अतः कथन पहला सही है। दूसरा कह रहा है उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र शासकों का वर्चस्व था, उन्होंने पाल दरबार में कई दूत भेजे और नालंदा में एक बिहार बनाने की अनुमति मांगी, अतः कथन दूसरा भी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, अतः कथन तीसरा सही नहीं है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। यहाँ पर कह रहा है देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, पाल वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना देवपाल ने नहीं, धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी किया था, आप इसे भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, पूरी व्याख्या के साथ देखिए दोस्तों, प्रश्न में मजा आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? भोज, परमार, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ध्रुव। तो मिहिर भोज। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मिहिर भोज था। व्याख्या देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महान शासक भोज था। एक अभिलेख के अनुसार इसका राज्य सतलज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला था। इसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। यह विष्णु भक्त था, अतः इसके सिक्कों पर आदि बराह शब्द अंकित है, अतः विकल्प बी सही है। यानी एक विष्णु भक्त तथा सिक्कों पर जो है आदि बराह शब्द अंकित है, आप इसे भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखने का प्रयास करते हैं आप लोगों के मध्य। कौन सा क्वेश्चन जो है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है जी हाँ, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। मध्यकालीन यात्री और संबंधित देश है, आपको बताना कि कौन कौन किस देश से आए हैं, और नहीं उपयुक्त युगों में कौन से सुमेलित हैं, आपको बताना कि कौन से केवल सुमेलित हैं, आपको यही बताना है। जैसे कह रहा है दोस्तों कि अल मसूदी बगदाद का था, ये तो सही है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं अल मसूदी बगदाद का था। सुलेमान वेनिस का था, नहीं दोस्तों, सुलेमान अरबी यात्री था। मार्को पोलो ईरान का था, नहीं दोस्तों, मार्को पोलो ईरान का नहीं, मार्को पोलो इटली का था या वेनिस का था। तो सुलेमान तो अरबी था, मार्को पोलो इटली का था, तो ये दोनों तो गलत हो गए, केवल पहला वाला सही है दोस्तों। ए वाला ए विल बी द राइट आंसर, केवल पहला वाला सही सुमेलित है। जैसे बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915-16 ईस्वी के बीच गुजरात की यात्रा की। उस समय गुजरात में प्रतिहार शासकों की शक्ति का बोलबाला था। उसने गुर्जर प्रतिहार को अल जुजूर उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर कहा, अतः युग में एक सुमेलित है। और सुलेमान एक अरब व्यापारी था जो 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था। उस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, अतः कथन दूसरा सही नहीं है और दूसरा सही नहीं था। वेनिस का यात्री मार्को पोलो था जिसने चीन की यात्रा की थी, अतः कथन तीसरा भी सही नहीं है। ठीक है, तो केवल पहला सही था, दूसरा तीसरा क्यों सही नहीं था, हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए भैया।
कह रहा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी और उसने मानखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ऊपरी कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहाँ है दोनों कथन सही है दोस्तों। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, ये सही है। उसने मानखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो सी वाला, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए, दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। आधुनिक सोलापुर के निकट मानखेड़ या मालखेड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया। उत्तरी महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर अपना वर्चस्व स्थापित किया कर लिया, अतः दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहा है राष्ट्रकूट राजा, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया था। तो और कह रहा, और दूसरा कह रहा है राष्ट्रकूट ने सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी। तो पहला वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, ठीक है, और दूसरा वाला भी सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों किस में है? सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम प्रतापी राजा किस तिथि ने चोल राजा परांतक को परास्त करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीतकर एक विजय स्तंभ स्थापित किया एवं एक मंदिर का निर्माण कराया, अतः कथन एक सही है। ठीक है, तो पहला वाला क्यों सही था उसे हमने आपको बताया था। उसने जो है दोस्तों चोलों को उत्तरी भाग जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थोड़ा सा ये व्याख्या देखते हैं, एक व्याख्या और बचा था उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए उसने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाजत दी और उन्हें इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। इस नीति से उन्हें विदेश व्यापार में भी सहायता मिली, अतः कथन दूसरा भी सही है। तो राष्ट्रकूट जो राजपूत थे वो मुसलमान व्यापारियों को बसने उन्हें छूट दिए थे। ठीक है दोस्तों, बड़ी मात्रा में व्यापारिक दृष्टि से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही हैं या हैं। जैसे मध्यकालीन क्षेत्र, वर्तमान राज्य, आपको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन क्षेत्र है और वर्तमान राज्य से आपको मिलान, जैसे खास है, प्रागैतिहासिक है और लाट है। आपको कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सुमेलित है या हैं, जो सुमेलित है आपको वही बताना। कह रहा है खास आज असम में है, ये वाला तो सही है, ठीक है, और प्रागज्योतिषपुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, प्रागज्योतिषपुर पश्चिम बंगाल में, ये वाला गलत है। ठीक है, और लाट दक्षिणी गुजरात है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही, पहला तीसरा किस में है? सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, युग्म 1 और 3 सुमेलित हैं। कैसे? खास क्षेत्र असम से संबंधित है, प्रयाग ज्योतिषपुर असम राज्य का पुराना नाम है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। लाट क्षेत्र वर्तमान में दक्षिणी गुजरात में स्थित है, ये भी जानते रहिए। ये जो प्रयाग ज्योतिषपुर है दोस्तों, असम का पुराना नाम है। ठीक है, आप इसे जानते रहिए, असम का पुराना नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, असम का पुराना नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर, आप इसे जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जाहिर सी बात है, बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन हलवा टाइप का है, गलत हो सकता है। विजयालय ने किया था, विजयालय ने। ठीक है, विजयालय ने, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। जैसे व्याख्या देखिए, 850 ईस्वी में, 850 ईस्वी में यानी 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था, इसने पांड्यों की शक्ति को भी छीन लिया था। राजा राज और राजेंद्र प्रथम चोलों के महान शासक थे, यानी राज 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 और राजेंद्र प्रथम चोलों के महान शासक थे, आप इन्हें भी जानते रहिए। राज राज और राजेंद्र प्रथम पूछ लेगा किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से थे, आप इन्हें भी जानते रहिए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
टोंडई मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? टोंडई मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संबंधित करता है? दक्षिणी भारत के तमिल देश को, यानी दक्षिण तमिल देश को। ठीक है, दक्षिण तमिल देश को। टोंडई मंडलम दक्षिण तमिल प्रदेश को संदर्भित करता है। यह क्षेत्र पहले पल्लवों के अधीन था, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, अतः विकल्प ये सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए ऊपरी कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको बताना कि कौन कौन से सही है। कह रहा है चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पहला वाला तो सही है। चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो सही है। दूसरा कह रहा है चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व शासक एशिया के शासक थे। तो दोनों कथन किसमें सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में परिस्थितियां क्या अनुकूल थी या परिस्थितियां प्रतिकूल थी। जैसे जैसे देखिए, कह रहा है अपने पिता है दोस्तों, अपने पिता राजराज की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर शासकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपनी यह विजय श्रीलंका तक जारी रखी और दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा, अतः कथन एक सही है। चोलों ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बल पर दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया और उनके कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार में किया। उनका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था, अतः कथन दूसरा भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं, देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय प्राप्त किए थे चोलों ने, क्यों? क्योंकि चोलों के साम्राज्य में ही बंगाल की खाड़ी एक प्रकार से कहा जाए उनकी झील कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। कह रहा है चोल प्रशासन मंडलम वलनाडु और नाडु में विभाजित था, ये तो सही है। और अधिकारियों की आमतौर पर राजस्वदायी भूमि दान द्वारा भुगतान किया जाता था, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। दोनों किसमें, सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, कह रहा है प्रायः चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था और प्रशासन मंडलम वलनाडु और नाडु में बटे होते थे, अतः कथन एक सही है। और कह रहा कभी कभी राज परिवार के सदस्यों को ही प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था और अधिकारियों को आमतौर पर राजस्वदायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था, अतः कथन दूसरा भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो व्याख्या था हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है, ओ सर्वर बार बार हिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो आप सभी लोग जानते हैं व्यापार श्रेणियां थी गिल्ड। ठीक है, व्यापारिक श्रेणियां होती थी गिल्ड, तो गिल्ड से संबंधित है। चोल साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां थी जिन्हें गिल्ड कहते थे। यह श्रेणियां मुख्य रूप से जावा एवं सुमात्रा के साथ व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। जावा और सुमात्रा के साथ, ये द्वीप है दोस्तों इंडोनेशिया के, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार होता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से आसान हो जाएंगे। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की इकाई उर और महासभा थी। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? उर और महासभा थी, इसे जानते रहिए। चोल साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की इकाई उर और महासभा थी। जैसे चोलकालीन अभिलेखों से हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशासन दो इकाइयों में बटा था, उर और महासभा।
उर और महासभा, जिसमें उर गांव की आम सभा थी और महासभा अग्रहार गांव के वयस्क ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। अग्रहारों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहां की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। पूरी तरीके से नहीं दोस्तों, अधिकांश भूमि जो है लगान मुक्त होती थी अग्रहारों की। ठीक है, आप इन्हें जानते रहिए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। राजा हैं और कवि हैं, किनके साम्राज्य में यह चोल थे, चोल हैं, चालुक्य है, राष्ट्रकूट हैं, वो कौन कौन से राजवंश से संबंधित कवि हैं, उनको मिलान करना है। उपयुक्त में से कौन से युग सुमेलित है यहाँ आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना कि कौन कौन से सुमेलित है। चोल कंबन किनके दरबार में रहते थे, चोल में रहते थे, ये वाला सही है। नन्नैया किनके दरबार में रहते थे, चालुक्यों में, ये भी सही है। और पंपा पुन्ना किसके दरबार में रहते थे, राष्ट्रकूटों के दरबार में, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तीनों किसमें डी में है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। कंबन 11वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 12वीं सदी के प्रारंभ तक चोल राजा के दरबार में रहा। इस काल को चोल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब तक कंबन थे। ठीक है, चालुक्य राजा के दरबार में नन्नैया ने महाभारत का तेलुगु पाठ आरंभ किया, जिसे 13वीं सदी में तिक्कन्ना ने पूरा किया। राष्ट्रकूट राजाओं ने तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं को संरक्षण किया। राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र लिखा। पंपा पुन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते थे, जो जैन धर्म से प्रभावित थे, अतः सभी युग सुमेलित थे। ये जानते रहिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रकूट राजाओं ने तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया। राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र लिखा। पंपा पुन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते थे। कन्नड़ काव्य के रत्न पंपा पुन्ना और रन्ना माने जाते थे, ये भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में अगर पूछेगा तो प्रश्न बहुत से लोगों के गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर कराते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। उपरोक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से, पांड्य, राष्ट्रकूट, इक्ष्वाकु। इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का था, तो डी वाला सही हो जाएगा। दंती दुर्ग संस्थापक ही था, राष्ट्रकूट वंश का सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा बादामी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की गई थी। हालांकि एलिफेंटा की मुख्य गुफाओं के निर्माण में चालुक्यों की भूमिका भी रही, लेकिन राष्ट्रकूट ने सभी 7वीं सदी के आरंभ से 8वीं सदी के अंत तक एलिफेंटा में गुफा निर्माण का कार्य कराया। इन गुफाओं में नटराज और अर्धनारीश्वर मूर्तियां राष्ट्रकूट के समय में ही निर्मित की गई थी, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएगी। भारत के मध्यकालीन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाड गवुंड शब्द का तात्पर्य है। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाड गवुंड शब्द का तात्पर्य ग्राम पंचायत से, राजस्व अधिकारी से, ग्राम समितियों से, सैनिक अधिकारियों से, तो होते थे राजस्व अधिकारी से। ठीक है, नाड गवुंड का मतलब शब्द का तात्पर्य राजस्व अधिकारियों से था। मध्यकालीन या राष्ट्रकूट काल में दक्कन क्षेत्र में वंशानुगत राजस्व अधिकारी का उदय हुआ, जिन्हें नाड गवुंड या देश ग्रामकूट कहा जाता था। वे वही काम करते थे जो बाद में महाराष्ट्र में देशमुख और देश पांडे लोगों द्वारा किया जाता था, अतः विकल्प बी सही है। तो विकल्प बी क्यों सही था, हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा चोल ग्राम प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए भैया, विचार करके बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ। जैसे कह रहा है इसकी सभाओं को उर और महासभा कहा गया, इसकी सभाओं को उर और महासभा कहा गया, ये वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है महासभा नई जमीन पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। महासभा नई जमीन पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी, गलत है दोस्तों, महासभा कर सकती थी, ये वाला गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, पहला वाला सही है, केवल पहला वाला सही है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए तब कीजिए और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि उनके पूरे साम्राज्य में गांव में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया जाता था। चोल साम्राज्य में दो तरह की सभाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें उर और सभा या महासभा कहा जाता है। उर गांव की आम सभा थी, महासभा ब्राह्मण गांव जिन्हें अग्रहार कहा जाता था के वयस्क पुरुषों की सभा थी। महासभा नई भूमियों का बंदोबस्त कर सकती थी और उन पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर लगा सकती थी, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा महासभा नई भूमियों का बंदोबस्त कर सकती थी और उन पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग भी कर सकती थी। वह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर भी लगा सकती थी, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्यों सही नहीं था हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31 देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा जयसिंह सिद्धराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं जो जयसिंह सिद्धराज हैं। अब आइए पृथ्वीराज चौहान और जो है दोस्तों महमूद गजनबी का आक्रमण जो हो रहा है वो सारा इतिहास थोड़ा सा आपको यहाँ पर परिलक्षित होगा, देन उसके बाद हम तुर्कों का आक्रमण आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कह रहा है जयसिंह सिद्धराज के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करके बताइए। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था। कह रहा है इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था। अब तीनों कथन पढ़ने के बाद आपको उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है वही आपको बताना है। जैसे कह रहा है इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनाया था, ये वाला तो सही है, पहला वाला। और क्या कह रहा है, इसने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद को प्रश्रय दिया था, यह भी सही है। और इसने खजुराहो में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, गलत है। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा किसमें है, ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए तब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। केवल कथन 1 और 2 सही है। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज शिव भक्त था। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया था तथा प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, ये सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर एवं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, न कि चालुक्य शासकों के द्वारा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी चालुक्य शासक भीम प्रथम द्वारा कराया गया था, अतः कथन तीसरा सही है। मोढेरा के हैं दोस्तों, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी चालुक्य शासक भीम प्रथम द्वारा कराया गया था, अतः कथन तीसरा सही नहीं है। तीसरा क्यों सही नहीं था, क्योंकि कह रहा था इसने खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, गलत है दोस्तों। जयसिंह सिद्धराज नहीं कराया था दोस्तों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखने का प्रयास करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, और देख करके आपको बताना है, कह रहा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से चोल काल में सभा की सदस्यता हेतु आवश्यक अहर्ताएं क्या थी, यानी योग्यता क्या थी कि यदि आप चोल काल में सभा के सदस्य हो रहे हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए थी, वह उसी के बारे में बताया है। कह रहा है ऐसी भूमि का स्वामी होना जो करमुक्त हो, गलत है। पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य न रहा हो, पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य न रहा हो, ये वाला तो सही है। और उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो, यह भी गलत है। ठीक है, तो केवल दूसरा है, केवल दूसरा किसमें है, बी में है, तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चोल साम्राज्य में सभा की सदस्यता हेतु आपके लिए आवश्यक अर्हताएं थी। उन आवश्यक अर्हताओं में ऐसी भूमि का स्वामी होना जो कर मुक्त हो, ऐसा गलत है दोस्तों। आप टैक्स, किसी भूमि में आप रह रहे हैं, वहाँ टैक्स दे रहे हैं, तो आप जो है सदस्य होने के लिए योग्य हैं। और पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य न रहे हो, ये भी है। ठीक है, टैक्स दे रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से किसी समिति में सदस्य नहीं है, ये भी थे। ठीक है दोस्तों, ये वाला सही था। और उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच रही, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल दूसरा वाला सही था, तो 2 वाला हमने लगाया। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है, व्याख्या देखिए, तब चीजें अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। कह रहा केवल कथन दूसरा सही। जैसे चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर 3 प्रकार की सभाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उर सभा और नगरम। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, सभा ब्रह्मोदय गांव में ब्राह्मणों की सभा को कहते थे तथा व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता हेतु इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, उनके पास अपना घर हो, उन्हें वेदों का ज्ञान हो, वे ईमानदार हों और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी हो तथा वे पिछले 3 वर्षों से किसी समिति के सदस्य न रहे हों एवं उनकी उम्र 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो। अतः कथन 1 और 3 सही नहीं है। 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की हो, और यहाँ पर क्या किया था, 25 वर्ष दिया था। नहीं दोस्तों, 35 से 70 वर्ष के बीच हो। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, कौन से सही है आपको बताना। जैसे प्रतिहार शासक सिंध के अरब शासकों के प्रति बैरभाव के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इस काल में भारत का पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान बाधित रहा। प्रतिहार शासक सिंध के अरब शासकों के प्रति बैर भाव के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इस काल में भारत का पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान बाधित रहा। तो कह रहा दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला वाला तो सही नहीं है दोस्तों। दूसरा कह रहा है राष्ट्रकूट शासक इंद्र तिथि ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहारों की समुद्र तक पहुंच को खत्म कर दिया, ये वाला सही है। दूसरा सही है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है, जैसे व्याख्या देखिए, कह रहा है दोस्तों कि प्रतिहार शासकों की अरब शासकों के प्रति शत्रुता के बावजूद इस काल में भारत और पश्चिम एशिया के मध्य विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहा था। कथन 1 गलत है। और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तिथि ने, यानी प्रतिहार शासकों के सिंध और अरब शासकों के प्रति बैर भाव थे, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापार और विद्वानों का आदान प्रदान चलता रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तिथि ने 915 ईस्वी और 918 ईस्वी के बीच कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार साम्राज्य को कमजोर बना दिया एवं उनके गुजरात के समुद्री प्रदेशों को छीन लिया। गुजरात की क्षति से प्रतिहारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, कथन दूसरा यही कह रहा था राष्ट्रकूट शासक इंद्र तिथि ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहारों के समुद्र तक पहुंच को खत्म कर दिया, ये तो सही है। प्रतिहारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो सही है, जब समुद्र तक पहुंची प्रतिहारों का समाप्त कर दिए तो कैसे व्यापार चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ें, ठीक है, और थोड़ा ध्यान दें प्रश्नों को। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, आपको बताना है। जैसे कह रहा है परमार शासक भोज तथा चालुक्य शासक कुमारपाल ने, परमार शासक थे भोज तथा चालुक्य शासक कुमारपाल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, ये सही है। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ कर लेना बंद कर दिया था, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों किसमें सीम है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य शासक सिद्धराज ने जो कर लेना बंद किया था, ये अपनी माँ के कहने पर कर लेना बंद किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी माँ के साथ यह है, ये सोमनाथ मंदिर अक्सर जाया करता था। पहले सोमनाथ मंदिर लकड़ियों का बना था। ठीक है दोस्तों, आप इसे जानते रहिए।
महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर नष्ट कर दिया था। परमार शासक भोज तथा नीलवाड़ के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ से जाने वाली यात्रियों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अतः कथन पहला और दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, ये था आज की क्लास में। हमने आपको तुर्कों के आक्रमण से पूर्व जो भारत के छोटे मोटे राजपूत रजवाड़े थे, सामंत थे, उनका इतिहास आपको बताने का प्रयास किया प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को दुआ सलाम, राम राम, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है श्रवण कुमार। धन्यवाद दोस्तों।